जय श्री राम टू ऑल स्टूडेंट। जैसे कि आज है 10th जनवरी। 10th जनवरी की बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी कि आज है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे जो ये डे है ना, जिस सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ था कब? 10th जनवरी 2006 से इसको सेलिब्रेट करते हैं हम। कभी कभी आपसे कोई पूछ ले कि एक नेशनल जो नेशनल लेवल पे हिंदी दिवस है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 14 से सितंबर 14 ये डेट है। यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो क्या पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल मदर डे का जो इनिशिएटिव था सिंस 2000 से, ये जो इनिशिएटिव था ये कौन सी कंट्री के द्वारा लिया गया था? तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया था ये था, उधर ऑप्शन थे 3-4, वो इनिशिएटिव लिया गया था बांग्लादेश की तरफ से। तो यानी कि इसमें 1949 में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया गया हिंदी को, किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट में इसको ऐसा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन एक अडॉप्ट किया गया है। तो उसके बाद और कुछ बातें करें। क्लासिकल लैंग्वेज कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। आए तो लैंग्वेज डे तो है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू के अकॉर्डिंग अगर बात करें कि क्लासिकल लैंग्वेजेस पे जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो 1975 में, उस टाइम हमारे देश की जो पीएम थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी किसके ऊपर? इस क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज? तमिल, तेलुगु, ठीक है, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये जो है ये सारी क्लासिकल लैंग्वेज है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि अभी रिसेंट 5 और क्लासिकल लैंग्वेज ऐड हुई हैं, वो 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी ऐड हुई हैं, तो वो भी आपने याद रखना है। पाली, प्राकृत, ठीक है, बंगाली, असामीज और मराठी। ये कौन से? मराठी। ये जो 5 लैंग्वेज है ना, ये अभी अक्टूबर में 2024 में ऐड हुई है, ये 5 लैंग्वेज। तो कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में लैंग्वेज, कोई भी देखो एसआई का पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे ये जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर ही एक जीके के तौर पे पूछ लेते हैं। फिर बच्चे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्योंकि वो करंट में चल रहा होता है तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इतना सा आपने याद रखना है। पार्ट 17 में आता है। आर्टिकल की बात करें, ठीक है, आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल भी आपने इसमें याद रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यूएन ने कहा इसका दशक सेलिब्रेट करेंगे। दशक का मतलब है कि 2022 से लेके 2032 तक इसको सेलिब्रेट करेंगे हर साल। हर साल सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हर कोई अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को सेलिब्रेट करना चाहता है। लैंग्वेजेस क्या है, ये हमें बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं और अपने कल्चर को भी दिखाती हैं, ठीक है। ये लैंग्वेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा ये प्रोक्लेम किया गया था 2019 में कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज, क्या इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज भी इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब कंप्लीट हुआ? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में ये हमारा कंप्लीट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8वें शेड्यूल के 3 जो लिस्ट है, थर्ड लिस्ट, उसमें क्या है, लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है। पहले 8th शेड्यूल में ये लैंग्वेजेस जो थी ये 14 थी। उसके बाद ये टोटल लैंग्वेजेस कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 14 लैंग्वेजेस, उसके बाद आज के टाइम आपसे कोई पूछे कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इसमें इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 जो हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बोला जाता है कि जैसे कि 2-3 क्वेश्चन याद रखें। सिंधी, सिंधी जो लैंग्वेज है 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967, ये लैंग्वेज ऐड हुई थी। कौन? सिंधी। उसके बाद क्वेश्चन जो पेपर में आता है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, जो ये लैंग्वेज है ये लैंग्वेजेस ऐड हुई थी कब? ये हुआ था 71 अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट 1992 में। उसके बाद कुछ और लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम बात करें वोडो, डोगरी, यूपीएससी क्वेश्चन है ये, वोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये जो लैंग्वेज है ये ऐड हुई थी कब? 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में। 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, जब ये लैंग्वेजेस क्या हुई थी? ऐड हुई थी। तो इनके बारे में आपने याद रखना है। ये लैंग्वेजेस के ऊपर एक कंसेप्ट था आपका जो करंट अफेयर जीके में द हिंदू में चल रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 जे बने, एक बना पाकिस्तान, एक बना बांग्लादेश। जो था ना ये भी पाकिस्तान के ही रीजन में फॉल करता था, लेकिन वहां पे जो बांग्लादेशी थे वो क्या करते थे,
वहां पे दूसरे पाकिस्तानी यानी कि बेस्ट पाकिस्तान के कहना यह था कि जे जो मुस्लिम लैंग्वेज जो बोलते हैं जे इतने अच्छे से लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो वो क्या करते थे, इनके ऊपर उर्दू थोपने की बात कर रहे थे। तब बांग्लादेश के जो लोग थे उन्होंने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद अपनी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। तो तब जे आज हम देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना है। तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में मैंने बता दिया। तो जब कभी इसके क्राइटेरिया की बात करें क्लासिकल लैंग्वेज की, तो कहा जाता है कि क्लासिकल लैंग्वेज हम उसी को बोल सकते हैं जो 1500 साल या 2000 साल पुरानी हो, उसका एंशियंट लिटरेचर हो, वो कहीं दूसरी कंट्री से बारो ना की गई हो ऐसा, और यूजीसी के द्वारा इसके लिए एक स्पेशल चेयरपर्सन भी इसके ऊपर एक बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज के ऊपर ही करंट अफेयर में द हिंदू के एडिटोरियल में एक और था आज, वो क्या है, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल, तो ई श्रम पोर्टल की बात करें, आप बोलोगे ई श्रम पोर्टल क्या है। ई श्रम जो पोर्टल जो है ना, ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, जो कोई गिग वर्कर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए, जहाँ वो डोमेस्टिक वर्कर है, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करता है, उनके लिए जो ये है ई श्रम पोर्टल है, ये जहाँ पे अपना आधार बेस्ड सिस्टम से जहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देखो जैसे कि कोविड-19 चल रहा था, अब कोविड-19 के चलते हुए सबकी, जिन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है वो तो क्या करेंगे, अपने अर्निंग तो वहाँ से कहीं ना कहीं कमा लेंगे, लेकिन जो कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई एग्रीकल्चर में है, तो जैसे जोमेटो जो फ्लिपकार्ट है, यानी कि जो लोग वो ये काम कर रहे हैं, आपको 2 मिनट में जो सामान है वो पहुंचा देते हैं आपके पास। कोविड-19 के टाइम इनके जो सिस्टम थे वो सारे बंद हो गए, तो इनके ऊपर कौन ध्यान देगा। तो आपने इनके ऊपर ध्यान रखना कि इनके ऊपर एक मिनिस्ट्री भी काम करती है। वो मिनिस्ट्री कौन सी है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, जो इन गिग कंस्ट्रक्शन इनको सपोर्ट करने का काम करती है। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड ऐप भी बनाई गई थी, उस ऐप का नाम था उमंग। क्या नाम था, उमंग। इस उमंग ऐप में ये प्रॉपर तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी इनके पास स्किल्स होंगी उन स्किल्स के लिए ये जाने जाएंगे। तो ये था, तो बाकी इनको सपोर्ट भी किया गया है कुछ कुछ योजना के थ्रू, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, एमजी नरेगा आपने सुना हुआ है। तो इनके थ्रू इनको क्या किया गया है, इनके थ्रू इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी इनके फीचर की बात करें, इनके पास एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए, ठीक है, मल्टी लिंगुअल सपोर्ट है। और जो ई श्रम पोर्टल की मेन बात करें, इसमें क्या गया है, टोटल 22 लैंग्वेज में हमने इसको अभी ये रखा हुआ है सरकार ने। तो 22 लैंग्वेज में क्यों रखा हुआ, क्योंकि ई श्रम पोर्टल में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो काम करेंगे वो पढ़े लिखे तो उतने होंगे नहीं बेचारे, और वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो इट मीन्स वो इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से जानने वाले नहीं होंगे, तो वो अपनी कोई सी लैंग्वेज में भी वहां पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अपनी जो क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम होगी वो भी उस ऐप में डाल सकते हैं। ये ध्यान रखना। आपसे कोई पूछे कि ई श्रम पोर्टल क्या है, ये पोर्टल है फॉर क्रिएटिंग क्या, नेशनल डेटा बेस अनऑर्गेनाइज वर्कर जितने भी हैं इंडिया में, एक आधार बेस्ड सीडिंग, तो उनके ऊपर ये काम करेगा, ठीक है, उनके ऊपर ये काम करेगा। तो इनके रिलेटेड आपने ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरे आर्टिकल की बात करें, द हिंदू में दूसरा आर्टिकल ये है कि सपोज करो कितनी सारी अभी जॉब आ रही है, जैसे आप बोलो कि अभी एसआई का फॉर्म आने वाला है, या कौन सा फॉर्म आने वाला है, किसकी वैकेंसी आने वाली है, क्या कितनी वैकेंसी है, यूपीएससी फॉर्म आएगा उसमें कितनी वैकेंसी है। तो इस सभी का सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, किसको, जी डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग को फटकार लगाई है कि आप ये क्यों नहीं बता रहे हो कि कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं है, कितनी है, डिले क्यों कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप इंफॉर्मेशन देते क्यों नहीं हो। तो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक्ट है ये 2005 का एक्ट है। आपसे कोई पूछे कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 19 में आता है। आपको अधिकार है, आपके पास राइट है ये जानने का हर एक चीज को, क्योंकि हमारे द्वारा चुने हुए ही एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलते हैं। वो कोई हमारे हेड नहीं है, वो हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ, हमारे द्वारा चुने हुए ही वो वहां पे बैठे हैं। जैसे कि ईपीएफओ की पीछे पोस्ट आई थी, उसके बाद नेक्स्ट ईपीएफओ का फॉर्म कब निकलेगा, कितनी वैकेंसी क्रिएट करनी है, कितनी वैकेंसी है, जो बच्चे आज प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ही पूरा प्रॉपर तरीके से एक विजुअलाइजेशन होनी चाहिए ना, कि कितनी वैकेंसी क्रिएट की जा रही है सरकार के द्वारा, क्यों इतनी सारी पोस्टें पेंडिंग है, क्यों इतने सारे फॉर्म नहीं निकल रहे हैं। तो जो पहले से काम कर रहे हैं, कितने सारे सेक्टर खाली पड़े हुए हैं, तो इनका जो देख रेख है वो कौन करेगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में ये लाया गया था, किसके लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एम्पावर करने के लिए, किसको, सिटीजन को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई किसको, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
और उन्होंने उनको टाइम दिया कितना, विद इन 2 वीक का टाइम दिया कि जल्दी से जल्दी हमें इसका हल करके दिखाओ कि जो वैकेंसी खाली है इसके ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों का रोल है, वो दोनों किस तरह से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट यूपीएससी में कितनी वैकेंसी आने वाली है, डिले क्यों करे हैं। तो जाने कि एक ऑटोनॉमी रीजन देखने को हमें मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अभी एक नेक्स्ट एडिटोरियल है वो फॉरेस्ट के रिलेटेड, मैंने देखा कहीं आग लगी हुई है। ये आग क्यों लगती है पता आपको, फॉरेस्ट जंगलों में आग लग जाती है। तो फॉरेस्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा अच्छा काम किया गया है। तो इसने सबसे पहले इसको स्टेट लिस्ट किस में रखा हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट में रखा हुआ है। वो एक अमेंडमेंट किया गया था, सभी को पता आपको वो अमेंडमेंट कौन है, वो अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट 1976। और आर्टिकल 51A में भी रखा गया। आर्टिकल 51A के पार्ट जी में 51 के पार्ट आर्टिकल 51A इसके जी में रखा गया क्या, हमने अपने फॉरेस्ट जंगलों को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और डीपीएस में बात करें आर्टिकल 48A में भी रखा हुआ है कि एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को क्या करेंगे, ये एक स्टेट की ड्यूटी है, उसको प्रोटेक्ट करने की ध्यान रखना है। नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं। द हिंदू का आपका क्या है, रैट होल माइनिंग, जो अभी रिसेंट आपको देखने को मिली कहाँ, मेघालय में रैट होल माइनिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी एनजीटी ने बैन करने की बात की है, 2014 में बैन करने की बात की थी रैट होल माइनिंग में, जहां से क्या करते हैं, कोयला निकालते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वहां पे भेज देते हैं कि जो भाई कोयला निकालो। अभी वहां पे एक पर्सन फंस गया था वहां पे, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है, तो सरकार उसके ऊपर रोक लगाती है। उसके बाद एक और याद रखना, सोनो बॉयज। कि सोनो बॉयज क्या है, SONO, सोनो बॉयज क्या है, ये एक सेंसर है। ये क्या है, एक सेंसर। किसके साथ, इंडिया ने अमेरिका के साथ ये मिलकर बनाया है। ये करेगा क्या, शिप होगी जो पनडुब्बी बोलते हैं, सबमरीन, ये क्या करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन उनको डिटेक्ट करेगा, उनकी साउंड, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये क्या करेगा, डिटेक्ट करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। आने वाले टाइम पे ये इन्वायरमेंट के ऊपर भी फोकस करेगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल में क्या था, एक बड़ी यार में गिरमितिया। ये गिरमितिया बर्ड क्या है, गिरमितिया बर्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे साउथ अफ्रीका से गांधी जी जब क्या हुआ, महात्मा गांधी जी जब 1915 में क्या हुआ, भारत आए थे, तो आपको पता बड़े सारे कुछ लोग जहां से बाहर देशों में गए थे काम करने के लिए, तो उनके लिए जी एक अभी मोदी जी के द्वारा इसको सेलिब्रेट करने की बात की गई है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवास, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस। ये कौन सा, 18th, इसको सेलिब्रेट करने की बात की गई है कि हमारे देश में जो भी आज जहां के लोग बाहर गए हैं काम करने के लिए, ये क्या करते हैं, बाहर से पैसा कमा के अपने इंडिया में भेजते हैं, इसको कहते हैं रेमिटेंस। और सबसे टॉप पे जो कंट्री है ना हमारी इंडिया ही है रेमिटेंस के बेस पे। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो बाहर का, जहां के लोग बाहर कमाते हैं और बाहर से पैसा जो हमारी कंट्री में आता है, दैट इज कॉल्ड द रेमिटेंस। तो यानी कि एक बुद्धा के पाथ को हम फॉलो करते हैं। बुद्धा का पाथ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि एक पीसफुल कंट्री बनाने की बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो ये ध्यान रखना है। दो बड़े याद रखना, एक है एनआरआई, एक है पीआईओ। एनआरआई का मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि जो क्या करते हैं, जिनके पास पॉलिटिकल राइट नहीं है, पॉलिटिकल राइट जिनके पास नहीं है, लेकिन वो क्या है, पहले इंडिया के रेजिडेंट थे, इन्होंने एक सिर्फ पासपोर्ट होल्डिंग कैपेसिटी जो रखते हैं, जी ध्यान रखना है। जो पीआईओ है इसका मतलब ध्यान रखना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि इंडिया में पैदा हुए लेकिन ये क्या करें हैं, बाहर चले गए हैं, देश को छोड़ दिया इन्होंने, अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी है। हमारे इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। तो अभी इसी के ऊपर बहस चल रही है। तो क्या अभी ये जब न्यूज़ में डे बाई डे जो न्यू एडिटोरियल आएंगे तो तब देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट जो और है, एक ध्यान रखना, गरुदक्षी। ये अलग मैं बता रहा हूं अभी, गरुदक्षी। ये गरुदक्षी क्या है, गरुदक्षी का मतलब क्या है कि जो भी हमारे बॉर्डर एरिया है वहां पे क्या करेंगे, अपनी जो सिक्योरिटी है उसको बूस्ट करेंगे, जो फोर्स है वहां पे क्या करेंगे, ज्यादा डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि चाइना के रीजन के साथ जो बॉर्डर लग रहे हैं। तो गरुदक्षी में क्या करेंगे, आईटीबीपी ने अपनी जो फोर्स है उसको डिप्लॉय करने की बात की गई है, वहां पे उसको इंक्रीज करेंगे। ये जो आईटीबीपी है ये किसके अंडर आती है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। तो आज का एक क्वेश्चन मैं आपको अगर पूछूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कौन से प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, जो क्वेश्चन आपको घर से दे रहा हूं मैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एक पहले इंडियन मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ठीक है। हार्मोनी के बेस पे इन्होंने बहुत इमरजेंसी के टाइम पे बहुत अच्छे काम किए हैं। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है। इनका बर्थ कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई, ये आप बता सकती हो। तो ये एक तीसरे प्रेसिडेंट है हमारे देश के, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम पहले। बहामोस की बात करें, बहामोस ये एक आइलैंड कंट्री है, बहामोस,
BAHAMOS, बामोस एक क्या है, आइलैंड कंट्री है। एक मैप वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। जो एक आइलैंड कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो है नासाउ, NASSAU, नासाउ। प्राइम मिनिस्टर की बात करें इस कंट्री के कौन है, फिलिप डेविस। फिलिप डेविस इस देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें इस देश की कौन सी है, इस देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कौन सी, इंग्लिश। इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये सारे मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये याद भी रखने हैं। जैसे कि लैंग्वेज पे मैंने पूछा था कि कौन सा पार्ट है 17 और आर्टिकल 343 से लेके 351 आर्टिकल में आती है लैंग्वेज। 343 से लेके 351 ये लैंग्वेज इस पार्ट में आती है, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना इतना सा।